हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री। कल हमने लेसन 6 स्टार्ट किया था, आइसोलेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड इट्स प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर। इसमें मैंने आपको बताया था मिनरल्स, ओर्स, गैंग पार्टिकल्स एंड उसकी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या होती है, मेटलर्जी। मेटल, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द ओर्स, दिस इज़ कॉल्ड द मेटलर्जी। उनके ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, प्योर मेटल को निकालना बाय द प्रोसेस कि बहुत सारी प्रोसेस उसमें लगाई जाती हैं, जिसे हम मेटलर्जी बोलते हैं। उसमें मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। फर्स्ट स्टेप में क्रशिंग या ग्राइंडिंग की जाती है। जो ओर होता है यानी कि बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप था कंसनट्रेशन ऑफ और बेनिफिक्शन ऑफ द ओर। कंसनट्रेशन और बेनिफिक्शन मीन्स जो उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, गैंग पार्टिकल्स, गैंग क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको ओर से अलग करना, ये सेकंड स्टेप में करते हैं। तो वो मैंने कल स्टार्ट कर दिया था। उसके बहुत सारे स्टेप हैं, अलग अलग, मतलब कौन कौन से मेथड से उनको अलग किया जाता है। तो कंसनट्रेशन ऑफ और द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ और गैंग पार्टिकल्स मे बी सॉइल और रॉक पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर इज़ कॉल्ड द कंसनट्रेशन ओर, या फिर ओर बेनिफिक्शन, ठीक है, या फिर ओर ड्रेसिंग। इसमें डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं कि इस इम्प्योरिटीज़ को या गैंग पार्टिकल्स को कैसे अलग किया जाए उस ओर से। तो फर्स्ट है हैंड पिकिंग मेथड, सेकेंड हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड, एंड थर्ड इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, फोर्थ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, एंड फिफ्थ वन इज़ लीचिंग मेथड। और ये सब मेथड डिपेंड करता है कि हमारा ओर पार्टिकल कैसा है, नेचर ऑफ द ओर पर डिपेंड करता है ये सारे मेथड। तो हम जैसा भी उसका नेचर होगा हमारे ओर का, उसके बेस पे फिर डिसाइड करते हैं इस पर कौन सा मेथड सुटेबल होगा। फर्स्ट मेथड की हम बात करते हैं हैंड पिकिंग मेथड। जब ओर पार्टिकल्स में गैंग के पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं, द ओर्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़ बाय सिंपली पिकिंग इट बाय हैंड से ही, मतलब हाथ से ही उसको उठाकर अलग कर देते हैं। तो इस मेथड को हम बोल देते हैं हैंड पिकिंग। किससे? इम्प्योरिटीज़ को ओर से अलग करने की ये वाली मेथड हैंड से होती है, मतलब हाथ से। जैसे आप दाल चावल साफ़ करते हैं तो उसमें, चावल अगर साफ़ करते हैं तो उसमें धान की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ पत्थर होते हैं उस पर, तो वो सारी इम्प्योरिटीज़ आप उसको कैसे अलग करते हैं? बाय हैंड, हाथ से उठा करके। वैसे ही ये मेथड होता है कि इसमें जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम हाथ से ही बाय पिकिंग इट बाय हैंड उससे अलग कर दिया जाता है। सेकेंड मेथड है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, हैंड पिकिंग इतना नहीं आता है बट सेकेंड वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। एंड दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटेलिक ओर्स एंड द गैंग पार्टिकल। ये जो मेथड है डिपेंड करता है कि जो डिफरेंस मेटेलिक ओर और उसमें गैंग पार्टिकल, मेन हमें जो गैंग पार्टिकल को ओर से अलग करना है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा? गैंग पार्टिकल और मेटेलिक ओर की स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस कितना है। दिस मेथड इज़ यूज फॉर ऑक्साइड, जो ऑक्साइड्स होते हैं सच एज हेमेटाइट, ये आयरन का आयरन ऑक्साइड होता है, टिन, स्टोन एंड नेटिव ओर ऑफ AU, AgN एट्सेट्रा। इन ऑक्साइड्स का इस मेथड से, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड से इनको अलग किया जाता है, कंसनट्रेट ओर प्राप्त किया जाता है। एंड द प्रोसेस बाय विच लाइटर अर्थली पार्टिकल्स, इस प्रोसेस से बाय विच जो लाइटर अर्थली पार्टिकल है, यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं, मतलब लाइटर हल्की हैं जो इम्प्योरिटीज़, आर रिमूव्ड, अलग कर दी जाती हैं फ्रॉम द हैवियर ओर पार्टिकल से, हैवियर ओर पार्टिकल से लाइटर अर्थी यानी कि गैंग पार्टिकल्स को अलग कर दिया जाता है बाय वॉशिंग विद वाटर से वॉश करके। इस कॉल्ड द हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। फिर से समझिए कि जो हमारे इसमें ओर पार्टिकल्स होंगे वो हैवियर होंगे, ठीक है। इस मेथड से केवल वही उन्हीं ओर्स को हम कंसनट्रेट कर सकते हैं या उन्हीं ओर्स की इम्प्योरिटी को अलग कर सकते हैं जो थोड़ा हैवियर हों इन कंपैरिजन टू गैंग पार्टिकल। गैंग पार्टिकल के कंपैरिजन में गैंग पार्टिकल लाइटर होंगे, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी, उनकी डेंसिटी कम होगी, और जो हमारे और पार्टिकल होंगे उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। बाय वॉशिंग वाटर, और वाटर से उसको वॉश किया जाता है, तो जो लाइटर गैंग पार्टिकल होते हैं वो पानी के साथ ऊपर सरफेस पर आ जाते हैं, उनको हम ऐसे अलग कर लेते पानी की सरफेस से पानी को अलग करके। और जो हमारे और पार्टिकल होते हैं वो नीचे होते हैं बॉटम में, क्योंकि वो हैवियर हैं, ठीक है।
तो वो नीचे बॉटम होते हैं, बॉटम से उनको अलग कर लिया जाता है वो और पार्टिकल। इस तरीके से बाय वाटर से इसको वॉश किया जाता है और इससे दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है, इम्प्योरिटीज़ को अलग और ओर को अलग। ये मेथड आप देख रहे होंगे। लाइटर ओर, जो लाइटर ओर है यानी कि जैसे कि एल्युमिनियम लाइटर ओर है, इसको हम इससे कंसनट्रेट नहीं कर सकते, मतलब इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो हम अलग नहीं कर सकते। क्यों? अगर हमने जैसे एल्युमिनियम भी लाइटर ओर है और जो इसमें इम्प्योरिटीज़ है वो भी लाइटर है। अगर इसको हमने वाटर से वॉश किया तो जो हमारा ओर होगा यानी कि एल्युमिनियम, वो भी वाटर के साथ सरफेस पर चला जाएगा और इम्प्योरिटीज़ गैंग पार्टिकल भी सरफेस पर चल जाएंगे। तो हमारा अलग कहाँ हुआ, सेपरेट कहाँ हुआ, जो कि हमें करना था इम्प्योरिटीज़ को अलग और ओर को अलग। तो लाइटर ओर के केस में ये वाला मेथड हम यूज़ नहीं करते हैं, बस केवल जो हैवियर ओर होते हैं उन केस में इस मेथड का यूज़ करते हैं। इस मेथड में होता क्या है, जैसे आपको ये अपरेटस दिख रहा होगा, हाइड्रोलिक अपरेटस, इसको हाइड्रोलिक क्लासीफायर बोलते हैं, ठीक है। एक ये कोनिकल रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर टाइप का है, जिसमें ऊपर से एक ओपनिंग है जहाँ से हमने पाउडर ओर की ओपनिंग है, पाउडर ओर डालना है। नीचे से आपने देखा एक इनलेट है, वाटर इनलेट, जहाँ से वाटर पास किया जाएगा विद कंप्रेसर के साथ, ठीक है। वाटर पास किया जाएगा नीचे से और ऊपर से पाउडर ओर। जब ऊपर से पाउडर ओर डाला जाता है, नीचे से वाटर है, दो पाउडर ओर वाटर में मिलने के बाद क्या बन जाएगा, सस्पेंशन ऑफ ओर का वाटर के साथ सस्पेंशन बन जाएगा। मतलब उसमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं, गैंग के पार्टिकल्स भी हैं, ओर के पार्टिकल्स भी हैं और वाटर सब मिक्स हो जाने के बाद क्या होगा कि जो लाइटर एलिमेंट है यानी कि गैंग पार्टिकल हमारे लाइटर हैं, हल्के हैं, तो वो सरफेस पर आ जाएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ सरफेस पर आ जाएंगे। और जो हमारे ओर पार्टिकल हैं वो हैवियर हैं, तो वो नीचे बॉटम में आ जाएंगे। जहाँ वाटर की ओपनिंग आपको दिख रही है नीचे कंसनट्रेटेड ओर की ओपनिंग, तो वो नीचे बॉटम में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हैवियर हैं इन कंपैरिजन टू गैंग पार्टिकल। हैवियर होने की वजह से बॉटम में आकर उन्हें नीचे इन आउटलेट के ज़रिए कंसनट्रेटेड ओर को निकाल लिया जाता है और ऊपर जो सरफेस होती है वहाँ आउटलेट होता है गैंग पार्टिकल का, वहाँ से गैंग पार्टिकल को अलग कर लिया जाता है। तो इस तरीके से गैंग इम्प्योरिटीज़ या गैंग इम्प्योरिटीज़ को कंसनट्रेटेड ओर से अलग किया जाता है बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग मैथड। नेक्स्ट थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, and this method is based on the difference in magnetic properties of the ore component। ये मेथड किस पर डिपेंड करेगा कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं और जो हमारा ओर है उनके बीच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिफरेंस होना चाहिए। अगर उनके बीच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिफरेंस नहीं है तो हम इस मेथड से उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। मीन्स क्या है कि एक नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होना चाहिए, एक मैग्नेटिक इन नेचर होना चाहिए। तो इफ़ आइदर ओर और द गैंग पार्टिकल, या तो ओर या तो गैंग, वन ऑफ दीज, दोनों में से एक इज़ अट्रैक्टेड, जो मैग्नेटिक होगा, इज़ अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। वो कोई भी हो सकता है, चाहे ओर चाहे गैंग, जो मैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर होगा, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। देन ओर कैन बी सेपरेटेड, फिर ओर उससे फ्रॉम द इम्प्योरिटी से सेपरेट हो जाएगा। दोनों में से कोई एक होना चाहिए मैग्नेटिक इन कैरेक्टर और एक नॉन मैग्नेटिक, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तब हम इस मेथड से उसे सेपरेट कर पाएंगे उस ओर को इम्प्योरिटी से। फॉर एग्जाम्पल द मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज सच एज आयरन, मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ हैं आयरन एंड मैग्नीज टंगस्टेट प्रेजेंट इन टिन स्टोन। टिन स्टोन एक ओर है जो कि नॉन मैग्नेटिक होता है, ठीक है। टिन स्टोन क्या है, एक नॉन मैग्नेटिक ओर है जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं आयरन और मैग्नीज टंगस्टेट की। तो आयरन और मैग्नीज जो टंगस्टेट है ये मैग्नेटिक इन नेचर है, मतलब इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जबकि टिन स्टोन में नहीं होती। तो हम इसको इस मेथड से अलग कर सकते हैं, आर सेपरेटेड बाय दिस मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि फाइनली ग्राइंड ओर, आपको फर्स्ट स्टेप में वही जो है, जो ग्राइंड करा हुआ क्रश करा हुआ ओर है वही लेके चलना है सेकेंड स्टेप में भी। तो जो ग्राइंड करा हुआ फाइनली ग्राइंड ओर है इसमें हमारा मैग्नेटिक मटेरियल भी है, यानी कि इम्प्योरिटीज़ भी हैं और हमारा ओर पार्टिकल भी है, ठीक है। तो मे बी इम्प्योरिटीज़ मैग्नेटिक और मे बी मैग्नेटिक जो इम्प्योरिटीज़ हो वो नॉन मैग्नेटिक हो। लेकिन अगर हम, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, कि इसका टिन स्टोन का, तो टिन स्टोन जो है वो नॉन मैग्नेटिक है। तो आप टिन स्टोन को ब्लू वाली जो डॉट है उससे अज्यूम कर सकते हैं, और जो ब्लैक कलर के हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल, मींस वो आयरन
और मैग्नीज टंगस्टेट। ठीक है, सपोज ऐसे मान लीजिए जो ब्लू वाला है वो टिन स्टोन है, नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, एंड जो आयरन वाला आयरन है यानी कि ब्लैक ब्लैक वाला आयरन और मैग्नीज टंगस्टेट की इम्प्योरिटीज़ है इसमें। तो एक ये रोलर होता है मैग्नेटिक रोलर, मैग्नेट लगा है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाइड है, और इसके चारों ओर ये है लेदर की बेल्ट। ये रोलर की हेल्प से, ये रोलर घूमता रहता है तो रोलर की हेल्प से बेल्ट भी घूमती रहती है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऊपर से जो फाइनली ग्राइंड और ऊपर से डाला जाता है, इसमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं, और के पार्टिकल भी हैं, मतलब कि टिन स्टोन भी है और आयरन की इम्प्योरिटीज़ भी हैं। अब जैसे जैसे ये मैग्नेटिक ये रोलर घूमता रहता है लेदर बेल्ट में, तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है ऊपर से इधर को जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जाते जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, इस रोलर की तरफ। तो अट्रैक्ट होने की वजह से वो उसका साथ देर तक रहेगा, मतलब उसके जो पाथ है उस तक देर तक रहेगा। जो ब्लैक वाला मटेरियल देखिए उससे ज़्यादा देर तक अटैच है, क्यों, क्योंकि वो मैग्नेटिक नेचर है। इम्प्योरिटीज़ जो थी हमारी आयरन की, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे लिया था, आयरन की इम्प्योरिटीज़ वो क्या है, मैग्नेटिक इन नेचर है, तो वो उसके ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगी, तो उसके साथ साथ थोड़ा दूर तक जाएगी, नीचे तक दिख रहा है ब्लैक ब्लैक कलर की, तो दिस इज़ मैग्नेटिक मटीरियल। तो ये एक मैग्नेटिक मटेरियल का अलग ढेर मिल जाएगा आपको। दूसरा जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ब्लू कलर को आप टिन स्टोन मान लीजिए, तो नॉन मैग्नेटिक नेचर, तो वो उस मैग्नेटिक रोलर से दूर भागने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर है, उसको वो हेट करेगा, रेपेल करेगा, तो उससे वो पहले ही उससे दूर हटने की कोशिश करेगा, इसलिए उसको अलग ही देखिए ब्लू कलर का जो है वो अलग ही दूसरे ढेर में अलग हो रहा है। दोनों के अलग अलग हमें ढेर मिल जाते हैं, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक मटेरियल इस तरीके से अलग हो जाते हैं, यानी कि इम्प्योरिटीज़ हमारे ओर से इस तरीके से अलग की जा सकती है बाय दिस मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल। ये जो मेथड है किस पर बेस्ड है कि ओर और गैंग पार्टिकल की वेटिंग प्रॉपर्टी, यानी कि गीले होने की जो प्रॉपर्टी है उनकी डिफरेंस हो। किससे गीले होने की प्रॉपर्टी, वाटर और ऑयल से, वाटर एंड ऑयल से। इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दोज मेटल। इन मेटल के लिए ये यूज़ किया जाता है, उन मेटल्स को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए, इन विच द ओर पार्टिकल, जिनके ओर पार्टिकल आर प्रेफरेंशली, जिनके ओर पार्टिकल प्रेफरेंशली किससे वेटेड हो, वेटेड बाय द ऑयल एंड गैंग बाय वाटर। ये जो मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन, उस मेटल के ओर के लिए यूज़ किया जाता है जिनके ओर पार्टिकल प्रेफरेंशली वेटेड हों किससे, ऑयल से, मतलब वो गीले हो सकते हो ऑयल से, और जो उनके गैंग पार्टिकल हो किससे वेटेड हो सकते हो, वाटर से। एंड दिस मेथड, अब ऐसे जो मेटल ओर होते हैं वो ओर होते हैं सल्फाइड, एंड दिस मेथड हैज़ बीन यूज्ड फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर सच एज गैलेना। गैलेना पीबीएस को बोलते हैं, लेड सल्फाइड, लेड का ये ओर है गैलेना। ये जिंक ब्लेंड ZnS, कॉपर पायराइड CuFeS2 एट्सेट्रा। ये जो एक मैंने आपको बताया था आयरन पायराइड FeS2 या FeS, इन सबको सल्फाइड के जो ओर होते हैं इन सबको इस मेथड से, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं उनकी इम्प्योरिटीज़ से। क्यों सल्फाइड, क्योंकि सल्फाइड का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, और छोटे साइज़ वालों को हम नहीं कर सकते इस मेथड से। ऑयल मैक्रोमोलिकुलर्स होते हैं, तो उससे उसकी अच्छी बॉन्डिंग होती है किसकी, सल्फाइड्स की। इस तरीके से वो अपने साथ फ्रोथ में उनको ले जा लेता है और अपने साथ फ्रोथ के साथ बॉन्डिंग करके हम इससे सल्फाइड को अलग कर सकते हैं। द सल्फाइड और पार्टिकल आर वेटेड बाय ऑयल। जो सल्फाइड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो हमारा ओर है सल्फाइड और पार्टिकल आर वेटेड बाय ऑयल, ऑयल से वेट होगा, एंड जो गैंग है यानी कि इम्प्योरिटीज़ होंगी वो किससे वेटेड होंगी, वाटर से। इसमें प्रोसीजर क्या होता है, द फाइनली पाउडर ओर इज़ मिक्सड विद वाटर एंड ऑयल। फाइनली पाउडर ओर यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि सल्फाइड का जो ओर है उसे फाइनली हम पीस लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में तो क्रश्ड इन ग्राइंडिंग ही है, उसके बाद सेकंड स्टेप में उस ओर को किसके साथ मिक्स करते हैं, वाटर एंड ऑयल के साथ। मिक्सचर इज एग्रीगेटेड विद द कंप्रेस एयर, और साथ में एयर भी पास कराते हैं ताकि क्या हो, बबल्स फॉर्म हो, बबल्स से झाग बने, फ्रोथ बने। थर्ड है ओर पार्टिकल राइज टू द सरफेस। जो ओर पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, फ्रोथ के साथ, झाग के साथ ऊपर सरफेस पर आ जाएंगे, अलोंग विद द फ्रोथ, लिखा है अलोंग विद द फ्रोथ। जो ओर पार्टिकल्स होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि सल्फाइड की वेटिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो ऑयल के साथ है, यानी कि उसकी प्रेफरेंशली वो किसके साथ वेट होता है, ऑयल के साथ, तो ऑयल हमारा फ्रोथ बनाएगा,
एयर की वजह से फ्रोथ बनाने के साथ जो ऑयल फ्रोथ बनाएगा तो वो सरफेस पर जाएगा। अब फ्रोथ के साथ हमारा कौन जाएगा, और पार्टिकल, और वाटर के साथ जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो नीचे बॉटम में रह जाएंगी और हमारा सल्फाइड का जो ओर होगा वो सरफेस पर फ्रोथ के साथ आ जाएगा। अब कलेक्टर क्या हुआ, कलेक्टर हम यहाँ पे जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो कलेक्टर हुआ, मे बी पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल। अब ऑयल की टेंडेंसी कैसी होनी चाहिए, ऑयल शुड बी लेस देन H2O। H2O से उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए। अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई H2O से तो इट मीन्स वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, हल्की उसकी हल्का होना चाहिए नेचर, ताकि वो सरफेस पर जा सके और फ्रोथ बनाने में कैपेबल हो। यूकेलिप्टस ऑयल या पाइन ऑयल हम यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, इट इन्हांस द नॉन विटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल, मिनरल पार्टिकल की विटेबिलिटी को ये बढ़ाता है। नेक्स्ट है फ्रोथ स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र क्या है, जैसे आपने घरों में झाग बनाया होगा, देखा होगा, अगर आप सर्फ डिटर्जेंट वगैरह घोलो पानी में तो आप झाग बनाते हो, जब उसमें हाथ हिलाते हो तो एयर की वजह से वो झाग बनता है। जब वो झाग बनता है थोड़ी देर बाद, आप 5-10 मिनट बाद देखना कि वो झाग गायब हो जाता है, खुद ही देखना। अब वो झाग गायब हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। अगर हम झाग जनरेट हो रहा है ऑयल की वजह से, एयर की वजह से, तो थोड़ी देर बाद जब हम झाग बनाते हैं तो वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ भी होगा, झाग बन रहा है ऑयल की वजह से बन रहा है, तो थोड़ी देर बाद वो गायब भी होगा। उसके लिए हम यहाँ पर फ्रोथ स्टेबलाइज़र डालते हैं ताकि वो झाग बना रहे। अगर झाग ख़त्म हो जाएगा तो हमारे सल्फाइड भी नीचे वाटर के साथ आ जाएंगे, तो वो हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें तो और पार्टिकल यानी कि सल्फाइड के पार्टिकल और हमारे जो इम्प्योरिटीज़ है वाटर की वेटेबिलिटी वाली वो अलग चाहिए। जब फ्रोथ स्टेबलाइज़र डालते हैं एनिलीन और क्रिसॉल, ये क्या करते हैं, दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कैपेबल होते हैं और इस वजह से ये स्टेबलाइज़र का यानी कि फ्रोथ स्टेबलाइज़र, फ्रोथ की जो टेंडेंसी है वो बनाने की वो ज़्यादा देर तक रहती है। ये पूरा आपको एक एपरेटस दिख रहा होगा, इस तरीके का एपरेटस ही होता है। आपको एक बड़ा सा कंटेनर दिख रहा है, साइड से एक पाउडर और वाटर और ऑयल डाला जा रहा है। ठीक है, जो हमारा ओर है सल्फाइड और वो उसके साथ वाटर एंड ऑयल मिक्स करके डाला जा रहा है। नीचे एक आपको होल दिख रहे होंगे प्लेट्स में, उससे ऊपर से रोटेटिंग रोलर है वो घूमता रहता है, उससे एयर पास होती है, नीचे एयर पास होगी तभी जाके यहाँ पर फ्रोथ बन पाएगा। तो वहाँ से और आ रहा है ऑयल से, वो क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रही है एयर, तो फ्रोथ बन रहा है। अब पाउडर में क्या है, सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स हैं, वो ऑयल के साथ मिक्स होकर क्या करेंगे, फ्रोथ बनाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अब फ्रोथ बना रहे हैं, वो डिजोल्व हो रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, वो सरफेस पर। तो वो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये सारा फ्रोथ है, लाइट और पार्टिकल इन फ्रोथ के फॉर्म में। और नीचे जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होंगी, ठीक है, वो वाटर के साथ वेटेबिलिटी उनकी है वाटर के साथ, तो वो वाटर के साथ हैवी होकर नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है, इम्प्योरिटीज़, और हमारे जो सल्फाइड हो रहे हैं वो ऊपर सरफेस पर फ्रोथ के साथ चले जाएंगे और सरफेस पर झाग आसानी से हम अलग कर सकते हैं, वो नीचे अलग कंटेनर में चले जाते हैं, कंसनट्रेटेड ओर मिल जाता है हमें। इस तरीके से हम और पार्टिकल्स को अलग करते हैं, सल्फाइड के ओर को उनकी इम्प्योरिटी से। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर कि अगर 2 सल्फाइड प्रेजेंट हों मिक्सचर में जो हमारा और पार्टिकल्स है, तब हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ ऐड करे जाते हैं रिएजेंट। सेपरेशन ऑफ 2 सल्फाइड ओर, अगर हमारे मिक्सचर में 2 सल्फाइड हैं तब हम यूज़ करते हैं डिप्रेसेंट। एंड व्हाट इज़ डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट इट इज़ यूज्ड व्हेन मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर इज़ प्रेजेंट। अगर मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर में प्रेजेंट है तब हम डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं। सपोज जैसे एग्जांपल आपको साइड में दिख रहा है कि इस ओर में PbS भी है, ZnS भी है, तब हम क्या करें, क्योंकि सल्फाइड अगर 2 हो गए तो ये तो ऊपर दोनों के दोनों क्या बना लेंगे, फ्रोथ के साथ ऊपर चले जाएंगे सरफेस पे, तब हम अलग अलग कैसे कर पाएंगे, तब उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट में भी NaCN और Na2CO3 यूज्ड एज डिप्रेसेंट, इसको डिप्रेसेंट की तरह यूज़ करते हैं। मिक्सचर ऑफ PbS ZnS है सपोज हमारे पास, तो PbS NaC, अगर हमने NaCN डिप्रेसेंट यूज़ किया है तो PbS NaCN के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए लिखा है कि PbS प्लस NaCN नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करता। ZnS प्लस NaCN और ZnS कर लेता है जिंक सल्फाइड NaCN के साथ कंबाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट Na2ZnCnO4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जबकि PbS कोई रिएक्शन नहीं बनाता, यानी कि कोई कंपाउंड नहीं बनाता। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इज़ वेटेड बाय वाटर, इसकी टेंडेंसी कैसी है, वाटर के साथ वेट होने की। एंड डू नॉट गो विद द फ्रोथ, फ्रोथ के साथ ये नहीं जाता, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बना लेता है डिप्रेसेंट के साथ, तो ये उस वाटर के साथ नीचे रह जाता है। अब ये होता क्या है, अब ये इसकी जो हमारा PbS है,
गैलेना जिसको हम बोलते हैं, लेड सल्फाइड, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता NaCN के साथ, तो यानी कि ये फ्रोथ की फॉर्म में रहेगा। तो ऊपर जो आपकी सरफेस दिख रही है ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये फ्रोथ PBS, इसमें फ्रोथ में PBS रहेगा। तो ये इस तरीके से हम इसको अलग कर लेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है उसकी टेंडेंसी है वाटर के साथ वेट होने की। वो नीचे, इसके नीचे एक सरफेस आपको ब्लू कलर की दिख रही है, वो कॉम्प्लेक्स है किसके साथ, वाटर की वेटेबिलिटी के साथ। वो नीचे उससे सेकंड नंबर पे रहेगा। नीचे सबसे रहेगा आपका इम्प्योरिटीज़, वाटर के साथ जो हमारी अदर इम्प्योरिटीज़ थी वो। तो इस तरीके से हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से सल्फाइड के और पार्टिकल्स को इसकी इम्प्योरिटी से अलग करते हैं। नेक्स्ट हम लीचिंग लेंगे, लीचिंग मेथड। इसमें से आपको कुछ समझ में ना आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।